हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्राक्रैनियल प्रेशर के बारे में। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि ब्रेन हेमरेज हो गया किसी को। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल इंट्राक्रैनियल प्रेशर का होता है। इसके इंट्राक्रैनियल प्रेशर में कुछ बदलाव होते हैं जिसके चलते ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो हम आज इसी चीज़ को समझेंगे। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनीशन समझते हैं कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता क्या है। तो कहता है प्रेशर विद इन द इंट्राक्रैनियल स्पेस विथ रिलेटिव टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब प्रेशर विद इन इंट्राक्रैनियल स्पेस रिलेटिव टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है इसका डिफिनेशन इंट्राक्रैनियल प्रेशर का। अब है कि ये तो हो गया कि डिफिनेशन है कि प्रेशर है, तो प्रेशर है तो प्रेशर कैसे क्रिएट होता है और कैसे हम समझेंगे क्या क्या होगा, वो उसके लिए हमको बेसिक कुछ बातों को समझना पड़ेगा। जो बेसिक कॉन्सेप्ट की बात है, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा टोटल स्कल वॉल्यूम हमारा कितना होता है। तो टोटल स्कल वॉल्यूम होता है 1400 से 1700 ml, जिसको एवरेज हम 1450 ml मानते हैं। उसी तरह टोटल ब्रेन वॉल्यूम जो होता है वो 1120 से लेकर 1360 ml होता है, जिसको एवरेज हम 1150 ml कंसिडर करते हैं। CSF वॉल्यूम, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड वॉल्यूम 140 से 70 ml होता है, इसको एवरेज 150 ml हम लोग कंसिडर करते हैं। और ब्लड वॉल्यूम ये 140 से 170 ml होता है, जिसको कि एवरेज हम 150 ml मानते हैं। तो इस तरह से आप देखिए 1450, 1150 है, इधर 300 है, तो 1450 टोटल 1450 कैसे बना, तो एवरेज जोड़ते जाइएगा 1150, 150, 150, तो हमारा बन जाएगा 1450। इसीलिए एवरेज हम लोग कहते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट का जो स्कल का वॉल्यूम होता है वो 1450 ml होता है। अब हमको समझना है कि ICP, ये तो हो गया वॉल्यूम। अब है ICP नॉर्मल ICP जो होता है सबका हमको जानना पड़ेगा पहले कि नॉर्मल लेवल क्या होता है, तभी तो हम कह सकेंगे कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ गया है। तो नॉर्मल एडल्ट में जो होता है साथियों, वो 7 से 15 mmHg होता है नॉर्मल लेवल, और बच्चों में ये होता है 3 से 7 mmHg। और न्यूनेट्स जो नवजात बच्चे जन्म लेते हैं 1 महीने से कम उम्र के बच्चे, उनमें ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर होता है 1.5 से 6 mmHg। अब है कि हम कब बोलते हैं ICP बढ़ गया, तो उसका एक लिमिट है। अगर 20 mmHg से ऊपर ये चला जाए इंट्राक्रैनियल प्रेशर, तो हम लोग बोलते हैं कि ICP बढ़ गया है या रेज्ड ICP है, और उसको सिम्टम्स आते हैं, पेशेंट को कोई दिक्कतें आती हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ बेसिक सारी बातें समझेंगे, फिर इसके आगे हम उस पर भी जाएंगे कि क्या क्या होता है। तो फिर कहता है कि जो हमारा क्रेनियम है, क्रेनियम के अंदर जो हमारा ब्रेन होता है, क्रेनियम एक बॉक्स की तरह, जो हड्डी का जो पार्ट हम देखते हैं बोनी स्ट्रक्चर, वो क्रेनियम है। ठीक है, तो कहता है कि वो क्या है, कंटेंट ऑफ क्रेनियम आर इन अ स्टेट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो क्रेनियम का जो कंटेंट होता है वो एक कांस्टेंट वॉल्यूम का स्टेट में होता है। फिक्स है वॉल्यूम, वो बदल नहीं सकता है, वो फिक्स वॉल्यूम होता है जो कि नहीं बदलता है। अब क्या होता है कि क्रेनियम में जो मेन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो किसी के वजह से होता है, तो 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट हैं जिसके चलते ये वॉल्यूम्स होते हैं, जैसे कि ब्रेन टिश्यू, CSF और इंट्राक्रैनियल ब्लड। ये 3 चीज़ों की वजह से ये हमारा वॉल्यूम होता है। तो क्रेनियम है 3 प्रिंसिपल कंपोनेंट, ब्रेन टिश्यू, CSF एंड हमारा इंट्राक्रैनियल ब्लड। ठीक है, और उसके बाद हमारा है कि क्रेनियल वॉल्ट हैज़ इनडिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर। क्रेनियल वॉल्ट जो होता है हमारा, वो इनडिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर होता है। इसी जो है क्रेनियल वॉल्ट इज इनडिस्टेंसिबल स्ट्रक्चर। ठीक है, फिर कहता है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट काउज ए रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ अदर कंपोनेंट। कहता है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट काउज रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ अदर कंपोनेंट। कहने का मतलब एक कंपोनेंट का वॉल्यूम अगर बढ़ता है तो दूसरे कंपोनेंट का वॉल्यूम कम हो जाएगा, यही कहता है, थ्योरी है। नॉर्मली होता क्या है कि थोड़ा बहुत वॉल्यूम का चेंज हो या बदलाव होता है तो ICP सिग्निफिकेंटली चेंज नहीं करता है, वो कंपनसेट करता है। तो कंपनसेट करता है तो इसके चलते थोड़ा बहुत चेंज होने से कुछ होता नहीं है, आदमी को पता नहीं चलता है, बॉडी को दिक्कत नहीं होती है।
लेकिन एक लिमिट के बाद दिक्कत होती है। तो पहले हम ये समझेंगे कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या है जिसके चलते ब्रेन को पता नहीं चलता है अगर थोड़ा बहुत वॉल्यूम चेंज होता है। 3 चीज़ें होती हैं। इलास्टेंस ऑफ इंट्राक्रेनियल कंपोनेंट, इंट्राक्रेनियल कंपोनेंट जो भी 3 पढ़ा हमने, ब्रेन टिश्यू, CSF, इंट्राक्रेनियल ब्लड, ये तीनों में इलास्टेंस की प्रॉपर्टी होती है जिसके वजह से थोड़ा बहुत अगर चेंज होता है वॉल्यूम तो ये फर्क नहीं पड़ता है, ICP नहीं। दूसरा है ट्रांसलोकेशन ऑफ CSF फ्रॉम इंट्राक्रेनियल कैविटी टू द थिकल सैक यानी सबरेक्नॉइड स्पेस। यहाँ से अगर ज़्यादा होता है वॉल्यूम तो यहाँ से निकल के CSF जो है चले जाता है थिकल सैक में यानी सबरेक्नॉइड स्पेस में। तीसरा कहता है एक्सट्रूजन ऑफ वीनस ब्लड इनटू एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन, जो वीनस ब्लड ज़्यादा हो गया तो एक्स्ट्रा क्रेनियल वेन में ये चला जाता है। अब एक होता है इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लायंस। इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लायंस क्या होता है? कहता है इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ द इंट्राक्रेनियल कंटेंट्स अपॉन इंक्रीज इन इंट्राक्रेनियल प्रेशर, मतलब वॉल्यूम का चेंज कुछ होगा और प्रेशर ICP का जो कुछ चेंज होगा यही बनाएगा हमारा इंट्राक्रेनियल कॉम्प्लायंस। अब कहता है वॉल्यूम एक्सपेंशन अप टू 30 ml रिजल्ट इन सिग्निफिकेंट चेंज इन ICP। अगर आपका वॉल्यूम जो है 30 ml तक बढ़ता है तो उससे सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होता इंट्राक्रेनियल प्रेशर में। ये भाई बात हम समझाना चाह रहे हैं। क्यों? बिकॉज एक्सट्रूजन ऑफ CSF ऑन ब्लड फ्रॉम द क्रेनियम, एक्सट्रूजन ऑफ CSF ऑफ ब्लड हो जाता है 30 ml तक। वही कहता है कि उसके बाद ये कंपनसेशन नहीं होता है। व्हेन कंपनसेटरी मैकेनिज्म एग्जॉस्टेड, व्हेन कंपनसेटरी मैकेनिज्म एग्जॉस्टेड ICP इंक्रीजेज रैपिडली, उसके बाद बढ़ने लगता है। और इंक्रीज इन ICP होने से क्या होगा? देखिए सेरिब्रल आर्टरी बिगिन टू कोलैप्स करने लगते हैं। एंड उसके बाद क्या होता है? सीजेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन, इससे कम होने लगता है और पेशेंट को इस्चीमिया हो जाता है। इस्चीमिया होगा तो पेशेंट को सिम्टम्स आएगा। वो अगला हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसकी चर्चा करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग कैसे कैसे बढ़ता है और बढ़ने के बाद क्या क्या असर होता है। हम इसकी वीडियो अगला में बनाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।